उनको किराए के आवास की ये योजना इसका लाभ मिलता है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान नीरज सागर जी। सभापति जी, मैं सरकार ने जो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत परमानेंट शेल्टर बनाने की जो सराहनीय काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, क्या राज्य सरकार PMAY-U2 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी विकास परियोजनाएं प्रभावित कर सकती है? और ये इसलिए क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। अगर उनको पक्के घर मिलें तो इन जमीनों पे क्या प्रस्तावित कर सकती है आपकी योजनाएं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, ठीक चिंता व्यक्त की है अपने सदस्य महोदय ने कि बहुत से ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट में अथवा झुग्गी झोपड़ी बना करके वो रहने लग गए हैं। उसमें इन सीटू बनाने के बाद भी वो उसमें आते नहीं हैं। BLC उसमें प्लॉट होना उनके लिए अनिवार्य है। तो बहुत सी प्रदेश सरकारें ज़मीन का आवंटन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को करते हैं ताकि ज़मीन मिल जाए तो फिर वो BLC प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी आ सकते हैं। साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसमें भी उन लोगों को चूँकि अब राशि ज़्यादा मिलती है, यानी PMAY-2 में पहले जहाँ 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार भी देगी, तो 2.5 लाख रुपया उनको मिलने के बाद वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है उसमें भी उनको मकान मिलता है। फिर भी यदि ज़मीन प्रदेश सरकार देती है तो ठीक है, अन्यथा बहुत से ऐसे CPSUs हैं, SPSUs हैं जिनके पास जो ज़मीन में भी डील करते हैं, ज़मीनें अपनी होती हैं, उनको भी प्रावधान किया गया है कि वो हाउसिंग स्कीम के लिए अगर अपनी ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उस ज़मीन का उपयोग किसी भी स्कीम में करके उनको मकान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आखिर तो हर किसी को मकान मिले, बहुत से प्रकार ऐसे बनाए गए हैं। और आगे भी जिस प्रकार के यानी हमारे पास सुझाव आते हैं कि कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, होमलेस को कैसे मकान मिले, इसके लिए अलग अलग से योजनाएं जो बनाई गई हैं, इसमें अन्य भी कोई सुझाव अगर आते हैं उस पर भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए। लेकिन सर, आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए, बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए। सर, मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूं। ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर, तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. Also, अब उनके कोई plans है इन flats को ठीक करके गरीबों में आवंटित करने के लिए? कब तक सर ये flats, अच्छे खासे flats ऐसे ही पड़े रह जाएंगे? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये बात ठीक कही है हमारी सदस्य महोदया ने कि 2012 में इस स्कीम के अंतर्गत JNNURM के मकान बनाए गए थे। इसमें प्रदेश सरकार का भी अपना रोल था, केंद्र सरकार का भी उस समय का रोल था। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि 2012 के बनने के बाद भी प्रदेश सरकार आखिर 10 साल 12 साल, मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि हमारी बहन सदस्या उसी पार्टी के साथ, उसी सरकार के साथ शामिल थी, लेकिन आज इनकी भी इच्छा है कि उसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए और कमेटी बैठा करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो मकान पड़े पड़े बिना आवंटन के, और मुझे लगता है शायद 30,000 से भी ऊपर वो मकान आज भी हैं। 48,000 मकान आज भी हैं, और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है।
अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहाँ रखा जाएगा, और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिष कुंदिया जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा को प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने फंड्स एलोकेट किए हुए हैं और उनमें से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, देश भर के अंदर तो मकानों की संख्या जैसे बता गई कि 1,12,000 ऐसे यानी सैंक्शन होने का था PMAY 1 में, और उसमें से 90 लाख से ऊपर 1,12 लाख और 90 लाख से ऊपर आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन चूंकि ये प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जो 3 वर्ष में यानी पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास है, स्टेट बताई उड़ीसा के अंदर पिछले 3 वर्ष का अगर मैं इनको हिसाब बता सकता हूं, चूंकि प्रश्न ही 3 वर्ष का आया था, तो 3 वर्ष के अंदर उड़ीसा में 22-23 में 1325 मकान, 23-24 में 27,740 मकान, और 24-25 में यही मकान 5,304 मकान, इतने सैंक्शन हुए। कुल आंकड़ा ओडिशा का सैंक्शन हुए 2,23,000 मकान, ग्राउंडेड हुए 1,92,000 मकान, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1,69,000 मकान, ये सब अप्रोक्सीमेट संख्या। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो गई है 10,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यहां सैंक्शन हुआ था, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस वो 3,484 करोड़ रुपए की थी। तो इस प्रकार के उड़ीसा का ये आंकड़े हैं। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भी हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो बहुत मात्रा में मौजूद हैं। कुछ फिगर्स आपके माध्यम से जो यहाँ पे आपने जैसे उड़ीसा की फिगर्स माननीय मंत्री जी ने पढ़ी हैं, मुझे कुछ ध्यान आया है कि शायद इन फिगर्स में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है संशोधन करने की आवश्यकता हो। मंत्री जी इस विषय को देखेंगे। लेकिन यहाँ तक प्रश्न मकानों का है और परमानेंट शेल्टर्स का है। 1995 शेल्टर जो है पूरे भारतवर्ष में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में और वो भी जम्मू में मात्र 2 शेल्टर्स जो है गरीबों के लिए बनाए गए हैं। जबकि हम समझते हैं कि भिखारी भी और गरीब तबके लोग भी होते हैं जिनके लिए शेल्टर्स आवश्यक होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस फिगर्स को भी बढ़ाया जाए। और 4 प्रदेश में ऐसे देख रहा था, जम्मू कश्मीर भी हमारी स्टेट थी पहले, अभी यूटी में कन्वर्ट है, लेकिन लगभग 4 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, जिसमें लाख से भी ज्यादा मकान जो हैं वो बने हैं। लेकिन यहाँ तक 3 साल का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मात्र 19,375 मकान जो हैं वो बनाए गए हैं। तो माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के विषय में जो जानकारी आपकी फिगर्स में रखी गई है उसको कृपया एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो फिगर्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं, और जहां तक मकान कम है या ज्यादा है, डिमांड बेस्ड ये सब सैंक्शन होते हैं, उसी हिसाब से फंड जारी किए जाते हैं। जितनी जिस स्टेट से डिमांड आती है ऑनलाइन डिमांड ली जाती है, बाद में उसका सर्वे कराया जाता है, सैंक्शन होता है। इसलिए किस प्रदेश ने कितने लिए कितने नहीं है, PMAY 1 हमारा पहला जो प्रयोग था उसके अंदर बहुत से अंतर आए हैं। अभी PMAY 2 में एक मोटे रूप से हमने तय किया है कि प्रोरेटा जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनको सैंक्शन करेंगे। जो प्रदेश की डिमांड नहीं होगी उसको दूसरे प्रदेशों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए ये योजना बहुत साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। फिर भी
एक जो विषय शेल्टर्स की बात कही गई है, ये शेल्टर्स पीएमएवाई का हिस्सा नहीं है, ये एनयूएलएम का हिस्सा है। उसके नाते से अलग से प्रश्न ये करेंगे तो बताया जाएगा। फिर भी इनकी जानकारी कोई होगी तो ये इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। Now, question number 94, Miss Susmita Devji, 94, sir. Honorable Minister. Statement is laid on the table, sir. First supplementary, Miss Susmita Devji. Thank you, sir. Sir, I had asked a question on the Smart City mission, and Honorable Minister has replied that as of 2025, this project has not been extended. The question was specifically on Guwahati. 755 crores was spent, sir, in the Smart City mission for the city of Guwahati. But 2 hours of rain, Smart City of Guwahati becomes the sinking city of Guwahati. Now, given that this mission is closed, I would like to ask the Honorable Minister that, sir, in your ministry, my data shows around 40% of your allocation, 38,000 crore plus, has remained unspent as of March 2026. Sir, is there any proposal from the state government of Assam to fix menace of flash floods in Guwahati, because it has taken the life of a young boy called Avinash in 2024? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इसमें मालूम नहीं कहाँ से आंकड़ा लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग 48,000 करोड़ ये इसके अंदर फंड जो है सैंक्शन किए गए, जिसमें 47,458 करोड़ रुपए के जो सिटीज़ के जो खर्चे हुए हैं वो स्टेट्स ने क्लेम कर लिए हैं। और इसमें यूटिलाइजेशन का जो जिनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गए हैं 46,231 करोड़ रुपया ये भुगतान किया जा चुका है 15/1/26 तक। इसलिए इस आंकड़े को थोड़ा ठीक कर लें। जहाँ तक किसी भी प्रोजेक्ट का विषय है, ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया कि पहला तो स्मार्ट सिटी मिशन, इसके प्रोजेक्ट्स एक डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, एक छोटे पार्ट में इनका काम किया जाता है, क्योंकि टोटल बजट 50% केंद्र का 500 करोड़ रुपया, 50% प्रदेश का यानी 500 करोड़ रुपया, और पहाड़ी राज्यों को 50% 500 करोड़ के साथ 50 करोड़ रुपया, 10% ऐसे 550 करोड़ रुपया। इसमें पूरे शहर की योजनाएं तो सब नहीं बना सकते, फिर भी इसमें यानी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स वर देयर जिनको वहाँ की स्टेट ने चयन करना था कि कौन से इसमें स्कीम में हम लगाना चाहते हैं। वाटर के ऊपर लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएं, टेक्नोलॉजी के विषय पर लगाना वहाँ लगाएं। और इसमें भी 3 प्रकार का उसमें मॉडल दिए गए थे। एक है सिटी इंप्रूवमेंट में रेट्रोफिटिंग मॉडल, जो 500 एकड़ की सिटी में यानी एक लार्ज बेस एरिया उसके अंदर लागू किया जा सकता है। दूसरा है रीडेवलपमेंट मॉडल, जिसमें सिटी का रिन्यूएबल है, उसमें 50 एकड़ का एरिया उसी में किया जा सकता है। और तीसरा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट मॉडल, जिसके अंदर 250 एकड़ जमीन पर